गरीब सास की घमंडी अफसर बहू। आज दीप्ति के घर पर पार्टी चल रही थी। शहर के कई सारे मेहमान आए हुए थे, जिसमें से बहुत सारे स्मृत और प्रभावशाली लोग भी थे। पार्टी बहुत बड़ी और शानदार थी। सभी लोग दीप्ति की तारीफ कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, मान गए दीप्ति मैम, क्या अरेंजमेंट किया है आपने। एक लेडीज, क्यों नहीं, पार्टी दीप्ति जी की हो और फीकी रहे, ऐसा हो सकता है भला। दीप्ति अपनी तारीफ सुन घमंड में चूर होकर खुश हो गई, सभी का अभिवादन कर रही थी। तभी उसकी नजर अपनी सास आशा जी पर गई, जो दूर कोने में बैठे उसे देख रही थी। अपनी सास को देखकर दीप्ति का चेहरा तमतमा गया। वह गुस्से में उसके पास गई और उसका हाथ खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गई और चिल्लाकर बोली, दीप्ति, अरे आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? समझ में नहीं आता क्या? इतने बड़े बड़े लोग पार्टी में आए हुए हैं। मैंने कहा था ना कि आप बाहर मत आना, और बाहर आई भी तो इस घटिया साड़ी में। अरे आपकी इज्जत दो कौड़ी की है, लेकिन मेरी तो नहीं है। शराब के नशे में दीप्ति चिल्लाते हुए, यह बेशर्मी छोड़िए, नहीं तो कहीं और चली जाइए, मेरी छाती पर मुंह मत दलिए। आशा जी को खूब खरी खोटी सुनाई। आशा जी चुपचाप अपनी बहू की जहर भरी बातों को सुनती रही, आंसू बहाती रही। आशा जी मन ही मन दुखी होकर सोचती हैं, समय ऐसा भी रंग दिखाएगा पता नहीं था। घमंड किसी का नहीं रहता, वह तो आता ही है नाश को लेकर, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों घमंड करते हैं। अपने पुराने दिनों में खो गई। एक समय था जब घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। कुत्ते कभी भौंकते, कभी बिल्कुल खामोश हो जाते। घरों की लाइट ऑफ थी और लोग गहरी नींद में सो रहे थे। और मैं 60 साल की आशा लखीमपुर के इस छोटे से शहर में रहती, अपने छोटे से घर के खंभे से आती रोशनी में बाहर बैठकर कपड़े सिल रही थी। आशा जी बोली, अभी भी काफी काम बाकी है। कल दोपहर तक मुझे ये सूट किसी भी हालत में रागनी मेम साहब को देना है। आशा जी की बूढ़ी आंखों में नींद थी। उसके हाथ थक भी रहे थे, लेकिन उसे रुकना कहाँ था। हालांकि कुछ देर बाद नींद उस पर ज्यादा हावी होने लगी, तो वो उठकर गई और अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारने लगी। यह देखकर उनकी बहू दीप्ति, जो आशा जी के पास ही बैठी पढ़ाई कर रही थी, उसने कहा, माँ जी, आप थोड़ी देर आराम कर लेती, मैं देख रही हूँ कि आपको नींद आ रही है। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे यह काम कल तक खत्म करना ही है। देख, तू परेशान मत हो और तू अपनी पढ़ाई कर। तेरी परीक्षा नजदीक है ना? तेरी तैयारी जो सही से हो रही है ना दीप्ति? हाँ माँ जी, तैयारी तो हो रही है। अब देखिए परीक्षा का रिजल्ट कैसा आता है। वैसे भी मैंने तय कर लिया है। आशा जी बोलती हैं, बहू, क्या तय कर लिया है? दीप्ति, यही कि अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आगे परीक्षा नहीं दूंगी, मैं आपके काम में हाथ बटाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर आशा जी ने उसके मुंह पर अपनी उंगलियां रखी और कहा, दीप्ति बहू, ऐसा भूल कर भी मत कहना। क्यों नहीं होगा तेरा? क्यों नहीं करेगी तू पास? परीक्षा जरूर करेगी। अरे इतनी मेहनत करती है तू, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आशा जी अपनी बहू दीप्ति को सगी माँ की तरह प्यार करती थी। 1 साल पहले की बात है। फ्लैशबैक। दीप्ति अपने पति सचिन और आशा जी के साथ एक रिश्तेदार की शादी में ट्रेन से जा रही थी। दीप्ति ने कहा, अगर सही समय पर रिजर्वेशन नहीं मिला होता तो भारी मुसीबत हो जाती। आशा जी दीप्ति से कहती हैं, बहू, वो लिट्टी रखी थी ना तूने? दीप्ति, हाँ माँ जी, रख ली थी। ट्रेन अपनी गति से चली जा रही थी। उनको शादी में कानपुर जाना था, लेकिन कानपुर पहुंचने के 1 घंटे पहले ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट हो गया। हर ओर चीख पुकार मच गई।
एक्सीडेंट में कई लोग मारे गए। सचिन भी काल के समुंदर में समा गया। आशा और दीप्ति भी इस एक्सीडेंट में घायल हो गए थे, लेकिन दीप्ति और आशा जी को इस दुर्घटना ने ऐसा जख्म दिया था जिसका दर्द वो ताउम्र नहीं भुला सकते थे। दीप्ति, अरे कई लोग मर गए तो फिर मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया भगवान आपने। सचिन के बिना मैं कैसे जीऊंगी। आशा जी ने कहा, हिम्मत रख बहू, हिम्मत रख। होनी का लिखा कौन मिटा सकता है। अपने इकलौते बेटे की असमय हुई मौत ने आशा जी को तोड़ दिया था। दीप्ति की भी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जीना तो था ही। आशा जी ने कहा, बहू पता है जीवन का सत्य क्या है, यह रुकता ही नहीं है। जब तक हम संसार में रहेंगे तो चलना तो पड़ेगा ही। दीप्ति, लेकिन माँ जी कैसे चलेंगे, सहारा तो चला गया, अब जीने की इच्छा ही नहीं रही। आशा जी, बहू सचिन का जाना सच में अंतहीन पीड़ा वाला है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो जहाँ भी है अगर हमें दुख में देखेगा तो क्या वो खुश रह पाएगा। हमें उसके लिए जीना होगा। दीप्ति, लेकिन माँ जी कैसे सब कुछ होगा, सचिन की कमाई से तो ही घर चलता था, अब कहाँ से आएंगे पैसे, कैसे चलेगा घर का चूल्हा, कैसे किराया दिया जाएगा और कैसे सारी चीजें संभलेंगी। आशा जी ने कहा, बहू शादी के बाद तेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, तू पढ़, खूब पढ़ और उसके बाद अपनी मंजिल खुद तय कर। और जहाँ तक बात रही घर को संभालने की, तो वो मैं संभाल लूंगी। सचिन के पिता जब सचिन 6 साल का था तभी गुजर गए थे, लेकिन मैंने तब भी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। सिलाई का काम शुरू किया और उसी से ही तो उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। आज एक बार फिर मैं वही करूंगी, इस बार अपनी बहू के लिए। उसकी बात को सुनकर दीप्ति ने कहा, माँ क्या ये अच्छा लगेगा कि आप इस उम्र में काम करेंगी। नहीं नहीं, सिलाई कढ़ाई मैं कर लिया करूंगी, मैं संभाल लूंगी घर। आशा जी, नहीं बहू, अरे मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, अभी मुझ में बहुत दम बाकी है। मैं तुम्हारा और अपना दोनों का ध्यान रख सकती हूँ। बस मन लगाकर पढ़, अपनी पढ़ाई पूरी कर और नौकरी की तैयारी कर। आशा जी सिलाई का काम करने लगी और दीप्ति ने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करना शुरू किया। उसकी कॉलेज की फीस, किताबें, कापियाँ, नोट्स, घर का खर्चा चलाना सब कुछ आशा जी के कंधों पर था, इसलिए वो खूब मेहनत करती। धीरे धीरे आशा जी की मेहनत और दीप्ति की लगन के कारण उसने एमए की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की। दीप्ति बोली, यह सब आपका आशीर्वाद है माँ, नहीं तो मैं तो हिम्मत ही हार चुकी थी। अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से ज़्यादा तेरे कठिन परिश्रम ने अपना रंग दिखाया है। दीप्ति, माँ जी कठिन परिश्रम तो आपने किया है मेरे लिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद दीप्ति नौकरी के लिए परीक्षा देने लगी, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से उसका सिलेक्शन छूट जाता। एक बार तो वो इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल में उसका नहीं हुआ। इसलिए दीप्ति थोड़ा परेशान और हताश सी हो गई थी और वो अब और परीक्षा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि परीक्षा के फॉर्म भी तो महंगे आते। आशा जी बोली, जब मैं हूँ तो फिर चिंता किस बात की बहू, तुझे बस अपनी मंजिल पानी है, हौसला नहीं छोड़ना है, क्योंकि हौसले को जिसने छोड़ा मंजिल खुद ब खुद उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है। आखिरकार आशा जी के विश्वास और दीप्ति की मेहनत का फल कुछ इंतजार के बाद मिल गया। दीप्ति का सिलेक्शन सरकारी ऑफिसर के पद पर हो गया। उस दिन तो आशा जी दीप्ति को पकड़कर इतना रोई कि दीप्ति को कहना पड़ा, माँ जी अब तो हमारे दुख के दिन खत्म हो गए, आपकी तपस्या का फल आपको मिल गया, फिर आपकी आंखों में इतने सारे आंसू क्यों। आशा जी, यह आंसू जमा थे बहुत दिनों से, ये सब्र के आंसू हैं।
और जब सब्र में खुशी मिल जाती है ना, तो फिर ये आँखों के पोरों का बाँध तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। ऐसा लगा कि दीप्ति और आशा जी की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ज़िंदगी एक और अध्याय लेकर आशा जी के सामने खड़ी होने वाली थी। जिस बहू के लिए उसने दिन और रात की परवाह नहीं की, रात दिन मेहनत की, वो बहू अब बदल गई थी। घमंड उसमें फूट-फूट कर भर गया था। अफसर की नौकरी के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझती। ऑफिस में भी लोगों से बदतमीजी से बात करती, काम के बदले घूस भी मांगती और नहीं देने पर उन पर अपना रौब जताती। एक दिन की बात है, दीप्ति ऑफिस में बैठी है और वो किसी औरत को डांट रही है। अरे, दिमाग खा गई हो तुम तो मेरा, दूर हटो मुझसे, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। औरत बोली, आप गुस्सा क्यों होती हैं मैम, मैं तो अपने हक के पैसे मांग रही हूँ, वो भी मैं नहीं मांगती, लेकिन क्या करूँ, अगर वो पैसे नहीं मिले तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। मेरा इकलौता बेटा रेल दुर्घटना में मारा गया, वो अकेला कमाने वाला था मेरे परिवार में। सोचा मुआवजे से जो पैसे मिलेंगे उससे एक सिलाई मशीन खरीदूंगी और अपने परिवार का पेट पाल लूंगी। मेरे मुआवजे के पैसे के लिए भी आपको पैसे चाहिए, मैं कहाँ से दूंगी पैसे, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये कहकर वो औरत रोने लगी। उसकी गर्भवती बहू जो वहाँ खड़ी थी, वो अपनी सास को चुप कराने लगी। अपने सामने यह दृश्य देखकर दीप्ति अपने पिछले दिनों में पहुंच गई। आशा जी का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। उसे उसकी तपस्या याद आने लगी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बाहर निकल आ पड़ा। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब माँ जी के कारण हूँ, और जब मुझे सब मिल गया तो देखो कैसे घमंड ने मुझे अपने दलदल में फंसा लिया। माँ जी को नीचा दिखाया, जरूरतमंदों का नीचा दिखाने लगी। ये सब क्यों करने लगी मैं, क्यों मुझसे गलती हुई है, भारी गलती, मुझे ये गलती सुधारनी है। दीप्ति ने उसके मुआवजे की फाइल तुरंत पास की और ऑफिस से अपने घर को निकल गई। घर पहुंचकर वो सीधा अपनी सास के कमरे में गई। उसकी सास लेटी हुई थी। उसने उसके पांव पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मुझे किस बात का घमंड हो गया था। अरे, सब कुछ तो आपका दिया है, आपके चलते लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं ये भूलकर खुद को ही सब कुछ समझने लगी। मुझे माफ़ कर दिए माँ जी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। दीप्ति अपनी सास के पांव पकड़कर रोए जा रही थी, लेकिन आशा जी तो अचेत सी पड़ी थी और वो घमंड की दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जा चुकी थी। दीप्ति को जब अपनी सास के गुजरने का पता लगा तो रो रो कर उसका हाल बेहाल हो गया। वो बार बार खुद को कोसने लगी, लेकिन अब क्या होता। हालांकि अब उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई है, घमंड से दूर रहने की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें ऊंचे पद पर होने के समय कभी घमंड नहीं करना चाहिए, सबको एक बराबर समझना चाहिए।